हम्म। समन पूछ रहे थे आप? सम्मन एंड वारंट क्या होता है संदीप? हाँ। समन होता है सर किसी को जब बुलाने के लिए इनविटेशन दिया जाता है कोर्ट में बुलाने के लिए। और हम्म। वारंट होता है सर जब वो समन से नहीं आता है तो उसको वारंट इशू किया हम्म। जाता है। तो वारंट में इम्प्रिजनमेंट की कितने ईयर्स से? 2 ईयर्स से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताओ, जैसे कि आपका एफआईआर हो गया, एफआईआर के बाद क्या होती थी? रिपोर्ट। यस सर। सर एक बार उसको कह देनी की गई, गेट बंद कर दे। वो लड़की है ना जो बाहर, उसको भेज दो। ठीक है संदीप। जी सर। चार्जशीट क्या होता था बेटा, बताएंगे आप? चार्जशीट। चार्जशीट सर जिसमें सारे जो सेक्शंस उसमें लगे हैं, धारा जो लगी है उनकी रिपोर्ट होती है। कौन ठीक कौन है। से चार्ज उन पे लगे हैं। देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में, स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको? यस। हमने पिछली क्लास में जो स्टार्ट किया था, वो क्या स्टार्ट किया था हमने? ट्रायल। तो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन है ट्रायल की, कितनी तरह की ट्रायल होती है? इसको बंद कर दो बेटा, गेट को। बताओ बेटा, ट्रायल कितनी तरह की होती है संदीप? ट्रायल सर आपको याद दिख नहीं रहा है होगा। कौन कौन सी होती है। बेसिकली दो तरह की ट्रायल होती थी, क्रिमिनल ट्रायल और एक आपका समरी ट्रायल। तो जी। बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल में आपके दो थे, एक तो सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल। ठीक है ना? ओके सबसे सर। पहले हमने समरी ट्रायल के बारे में पढ़ा था, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, क्योंकि हमने पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। प्ली बार्गेनिंग क्या था, डबल जियोपार्डी क्या था हमने, ठीक है ना? इसके बाद हमने क्या था, पहले हमने समरी ट्रायल के बारे में कुछ पढ़ा था। समरी ट्रायल आपका क्या होता है, देखो आप। समरी ट्रायल बेसिकली उन ऑफेंसेस के लिए होते हैं, उन केसेस के लिए होते हैं जिनकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होती है? 2 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सो बेसिकली इसमें जो ऑफेंसेस ट्रायल किए जाते हैं समरी ट्रायल में, कुछ ट्रायल है। देखो, जो सबसे पहला जो ऑफेंस आपका पनिशेबल नहीं है, डेथ इम्प्रिजनमेंट में एक्सीडिंग 2 इयर्स। इसके बाद देखो, कोई रिसीव कर रखा है, रिटेन कर रखा है स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ऑफेंसेस कर रखे हैं आपके कुछ अंडर 54, 54 एंड 456 ऑफ इंडियन पेनल कोड। इसके बाद देखो समरी ट्रायल, बेसिकली आपको क्या समझना है संदीप? समरी ट्रायल कौन से होते हैं, जो कि ऑफेंसेस आपके कौन से होते हैं अप टू 2 इयर्स के? क्लियर है यहाँ तक? बताओ बेटा संदीप। निकिता, जी सर। क्लियर है आपको? हाँ। प्रोसीड ट्रायल आपका क्रिमिनल केसेस में आ गया, प्रोसीडिंग आपका सिविल में आ गया। ठीक है ना? प्रोसीडिंग जो चल रही है, जो फाइनल जजमेंट तक हो गया, वो आपका सिविल में हो गया, और आपका ट्रायल क्रिमिनल में आ गया। ठीक है? तो बेसिकली समरी ट्रायल कौन सी होती थी? वह ऑफेंसेस जिनकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होती थी? 2 इयर्स की। इसमें हमने कुछ ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा। मजिस्ट्रेट और इसमें सेम नहीं है। मजिस्ट्रेट मेरे को दिखाता हूँ, प्रोसीडिंग और समरी ट्रायल। नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि ट्रायल और प्रोसीडिंग में क्या डिफरेंस होता है? प्रोसीडिंग सिविल के लिए होता है और ट्रायल है क्रिमिनल के लिए। ठीक है, और फिर सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल सेम हुआ? नहीं, दोनों अलग अलग है। सेशन ट्रायल जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, जो छोटे कोर्ट हो गए। और मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गई जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट बैठे। ठीक है ना? देखिए, कोई नहीं। सो देखो आप, हमने बेटे पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है संदीप? सबसे पहले जो सेशन ट्रायल होता था, उसमें ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता था। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा संदीप? एक बार आपको कुछ आइडिया इसके बारे में?
सर ट्रायल का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है जो एक तरीके का इंटरव्यू हो गया कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सिर्फ सवाल जवाब देते हैं, वही हो गया ना और ट्रायल? ट्रायल बेटा एक पूरा प्रोसेस है, अप्लाई अप्लाई करने से लेके आपका फाइनल डिग्री तक, उसको ट्रायल कहते हैं। ओके ठीक सर, है, ओके ठीक है ना। सो ओके। बेसिकली सेशन ट्रायल में हमने ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ा था। फिर मजिस्ट्रेट ट्रायल में दो आ गए थे, ट्रायल ऑफ वारंट केस एंड सम्मन केस। इसमें पूरा प्रोसीडिंग आपको गिवन था, कैसे हम सेशन ट्रायल में, पहले एक सेशन ट्रायल समझाता है, अक्यूज एक काउंसिल को हायर करेगा, अपने एडवोकेट को अपनी चॉइस के हिसाब से। इसके बाद वो अनेबल नहीं है अगर हायर करने के लिए लॉयर, तो उसे एक अटॉर्नी साइन किया जाएगा, अटॉर्नी यानी कि पब्लिक एडवोकेट, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट एडवोकेट। इसके बाद देखो एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का एक्सपेंस यानी कि हमारा गवर्नमेंट एडवोकेट। अगर मैं प्राइवेट एडवोकेट नहीं फाइंड कर पाता हूँ तो मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को फाइंड करता हूँ। इसके बाद जो अक्यूज है से प्रोवाइड किया जाएगा कॉपी ऑफ एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। इसके बाद जो प्रोसिक्यूटर आपका बिगिन हो जाता है ट्रायल का, प्रेजेंट करते हैं बिफोर द जज सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस। अब ये ड्यूटी होती है प्रोसिक्यूटर की कि एविडेंस को प्रोड्यूस करे अपनी डिफेंस में। सपोज दैट अगर जज को उसमें एविडेंस सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है अक्यूज को गिल्टी फाइंड करने के लिए, तो इसके बाद देखो कोर्ट डिस्चार्ज कर सकता है अक्यूज को, और रीजन देगा फॉर द सेम कि किस रीजन से एविडेंस नहीं मिले, तो जो आपका डिफेंडेंट है उसे हम छोड़ रहे हैं। अब इसमें देखो आप, हमने सिविल प्रोसीजर में पढ़ा था, अपियरेंस होती थी बोथ पार्टी की, क्रिमिनल में भी अपियरेंस होगी, दोनों पार्टी अपीयर होगी प्रेजेंट केस के लिए बिफोर द जज, और कोर्ट अपने ओपिनियन में होगी कि जो अक्यूज है उसने कमिटेड ऑफेंस किया है, एक रिटर्न चार्ज फ्रेम। सो हमने चार्ज पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था संदीप, सबसे पहले देखो जो प्लेंटिफ है, ठीक है ना, प्लेंटिफ प्लेंट एप्लीकेशन डालता था। इसके बाद डिफेंडेंट के पास है तो सम्मन जाता था या फिर आपका वारंट जाता था, बेसिकली वारंट ही जाता था। इसके बाद हमने ये तो सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ा था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने क्या क्या चीजें कवर अप की थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने सबसे पहले पढ़ा था एफआईआर। सो एफआईआर एक अननोन पर्सन के लिए होता था, वही पुलिस रिपोर्ट आपका किसके लिए होता था, नोन पर्सन के लिए होता था। अब मुझे पता है इस पर्सन ने स्टोल किया है मेरे साथ, स्टोलन प्रॉपर्टी किया है, थेफ्ट किया है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, पुलिस रिपोर्ट कराऊंगा, ना कि एफआईआर कराऊंगा। क्लियर। अब पुलिस रिपोर्ट के बाद अगर पता चल जाता है कि इस पर्सन ने, पुलिस रिपोर्ट के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है चार्ज शीट जो कहते हैं, जो पुलिस ऑफिसर बनाता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। If the session court has exclusive jurisdiction, session court does not has exclusive jurisdiction over the case. The charge is framed and the case is transferred to the chief judicial magistrate. इसके बाद देखो अगर अक्यूज को प्ली चाहिए गिल्टी, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो ही बी कन्विक्टेड फॉर द सेम। इन द केस अक्यूज डज नॉट फील गिल्टी, द केस गोज इन फॉर ट्रायल। ट्रायल आया बेटा संदीप समझ में, ट्रायल का बेसिकली जैसे कि आपका जैसे जो कन्विक्टेड पर्सन है, एक्यूज है, सपोज किसी पर्सन ने कोई मर्डर केस में, अब उसके ऊपर जो हर हियरिंग में, हर महीने जो हियरिंग चलती आ रही पूरे एक साल तक, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से ट्रायल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सो जी सर। समरी ट्रायल, बेसिकली जो समरी ट्रायल होती है हमें दिमाग में बैठा लेना है, इसका सेक्शन भी हमें याद करना है, ठीक है ना। सेक्शन 461 से था आपका, ठीक है। सो बेसिकली समरी ट्रायल में इम्प्रिजनमेंट कितनी होती थी, अप टू 2 इयर्स की, ठीक है ना, 225। अब जज एग्जामिन करता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस को, जज एग्जामिन करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा विटनेस को। आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद एक मेमोरेंडम ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट सबमिट किया जाएगा और अपोजिट पार्टी सप्लाइड कर दिया जाएगा विद द कॉपी। अक्यूज को प्रोवाइडेड किया जाएगा विद द चांस ऑफ टू डिफेंड, अक्यूज जो है उसको डिफेंड का एक चांस दिया जाएगा। तो हमने प्ले बार्गेनिंग में संदीप पिछली क्लास में पढ़ा था, प्ले बार्गेनिंग में बेसिकली
जो आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ है, वहां तक आपको प्ले बार्गेनिंग उस केसेस में आपको अप्लाई नहीं की जाती। अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर या उससे बिफोर 7 ईयर के आफ्टर, बेसिकली प्ली बार्गेनिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर imprisonment of 7 year more, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है ना? यहाँ तक वो बेसिकली रेप या 2-3 मर्डर हो गए तो होता है। सो बेसिकली देखो, ट्रायल के बाद एविडेंस एंड विटनेसेस अगर सफिशिएंट नहीं है तो जज क्या करेगा? अक्यूट कर देगा, अक्यूज को यानी कि छोड़ देगा। डिफेंस कॉल किया जाता है एविडेंस के लिए। सो बेसिकली जो हम एविडेंस पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ एविडेंस में टाइप्स पढ़ेंगे। आफ्टर प्रोसिक्यूशन डिफेंस को डिफेंस करता है, प्रोसिक्यूटर चैलेंज करते हैं किसी भी पॉइंट मेड बाय द डिफेंस। इसके बाद देखो, अक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड रहेगा फॉर द ऑफेंस ही डिनाइज द सेम। इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज टू कन्विक्ट द फाइनल कंक्लूजन। एक जज की ड्यूटी रहेगी कि फाइनल कंक्लूजन बताएगा और पनिशमेंट को अनाउंस वो कर सकता है। अब ऑफेंस के बाद क्या होगा? सेशन को ट्रायल किया जाएगा, सेम प्रोसीजर ऑफ सच वारंट केस। Discharge or equitable of accused by the court, the judge can order direct the petition in this case to compensate the accused. Such an order can be appealed. सपोज अगर मान लो जो accused है उसे एक्यूट करा जा रहा है, डिस्चार्ज करा जा रहा है, तो बेसिकली जज क्या बोलेगा? जज बोलेगा कि आप कंपनसेशन देके केट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोर्ट केस को, या फिर एक्यूट कर सकते। यहाँ तक क्लियर है संदीप? बताओ बेटा। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। तो बेसिकली इसको आपको पढ़ना बेटा, पिछली क्लास में हमने कर दिया है। आज अभिषेक नहीं है हमारे साथ क्लास में, है? सर ट्रायल का कोई मैक्सिमम पीरियड पे डिफाइन है क्या? मैक्सिमम पीरियड नहीं है बेटा। ओके जो आईपीसी में पेनल्टी है ना, उस हिसाब से चलता रहता है। आज तो एक ही बच्चा। ट्रायल मींस पूरा जो केस चलता है उसको ट्रायल बोलते हैं। हाँ जी ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप, तो बेसिकली ट्रायल के बाद हमने क्या करा था? डबल जीओ पार्टी और प्ले बार्गेनिंग, उसको फिर से कर लेते हैं। समरी ट्रायल का बेटा सेक्शन अच्छे से करके चले जाना, 260 से 265, ठीक है। इसके बाद देखो, समरी ट्रायल के बाद प्ली बार्गेनिंग था, तो प्ली बार्गेनिंग हमने पढ़ लिया। प्ली बार्गेनिंग इज नॉट अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इफ ही commits any offense whose punishment can be 7 years or more, death penalty, life imprisonment. Clear है संदीप? So basically क्वालिफाइड प्ली बार्गेनिंग के लिए अक्यूज को नहीं फॉल होना चाहिए कोई भी मैक्सिमम सेंटेंस ऑफेंस का 7 ईयर से ज्यादा। क्राइम कमिटेड किया गया है जो वुमेन या फिर चाइल्ड बिफोर 14 ईयर्स है, ठीक है ना। इसके बाद अभी एक न्यूज में आ भी रहा है संदीप, किसी पर्सन ने मध्य प्रदेश में 7 मंथ्स की चाइल्ड के साथ रेप किया तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में आपको प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जाती। अक्यूज वाज अर्लियर कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि अक्यूज पहले कन्विक्टेड था, उसने दोबारा से कोई ऑफेंस कर लिया, और ऑफेंस विच अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। जैसे आपका कोई सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री को ऑफेंस अफेक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या एग्जांपल देना चाहेंगे संदीप आप, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री में? विजय माल्या वाला केस सर। हाँ वेरी गुड। और मैंने बताया तो मुझे याद है बेटा, मैं बस चेक करता हूँ। बताओ और संदीप, बोलो बेटा। सर इसमें वो भी आ सकते हैं जैसे टेररिस्ट अटैक। हाँ वेरी गुड।
जो आपका इकोनॉमिक्स से डील कर रहा है, इकोनॉमिक यानी मॉनेटरी वैल्यू से, जी और सर। सोशो यानी कि जो कंट्री से डील कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आपका कंट्री में हमने वो क्या कहते हैं आपका डिक्टेटरशिप ले आया कोई मिलिट्री मैन, ठीक है ना। जी सो सर। बेसिकली इन केसेस में आपको प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जाती है। अब देखो, जब पुलिस रिपोर्ट को फाइल किया जाता है तो कोर्ट एक नोटिस देता है किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर पुलिस ऑफिसर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है संदीप, आप एक्सप्लेन करेंगे एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर? सर गवर्नमेंट की साइड से जो होगा वो जो केस देख रहा होगा वो एडवोकेट। हाँ करेक्ट है, जैसे गवर्नमेंट एडवोकेट हम मान लेते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट एडवोकेट में छोटे छोटे वो जो क्लरिकल नहीं आ जाते कोर्ट रूम में, वो। सो बेसिकली कोर्ट क्या अवार्ड करता है, compensation to the victim according to the disposition in hearing of the parties on the quantum of punishment if possible. So benefit will be given to the accused under the provision of Offender Act 1958. So provision of Offender Act 1958 एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। ये बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ेंगे। जैसे बेटा आपने प्रॉपर्टी लॉ में क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी लॉ में इजमेंट एक्ट पढ़ा था, राइट टू यूज फॉर 20 इयर्स, जिसका आपका एक अधिकार हो जाता है, एक राइट हो जाता है प्रॉपर्टी पे। इसके बाद हमने सिविल प्रोसीजर कोड में क्या पढ़ा था, लिमिटेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप, हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या पढ़ेंगे, जुवेनाइल जस्टिस। सो बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस आपका 2000 में फर्स्ट हुआ था, 2000 के बाद 2015 में से अमेंड कर दिया। जो डेफिनेशन है हम 2015 के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। बस सेक्शन हम कहां से करेंगे, 2000 के सेक्शन से। और जुवेनाइल का आपको मतलब समझ में आते हुए संदीप, क्या होता है जुवेनाइल का मतलब, आप बताएंगे एक बार? सर माइनर चाइल्ड। माइनर, a child which is below 18 years यस is सर। juvenile, ठीक है ना। जुवेनाइल कौन होता है? हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बट लॉ के टर्म में जुवेनाइल कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखो आप, हियरिंग के बाद अगर कोर्ट फाइंड करता है कि ऑफेंस कमिटेड क्या है, कि उससे नॉट हैविंग मिनिमम पनिशमेंट, देन 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस में बी प्रोवाइडेड टू द अक्यूज। मान लो अगर ऑफेंस जो अक्यूज ने किया उसमें एक मिनिमम पनिशमेंट नहीं मिले तो उसे 1/4 तो दिया जाए। अब 1/4 कैसे होता है, जैसे 7 साल है तो 7 इयर्स का 1/4 कितना होगा बताएगा कोई मुझे? 2 इयर्स 1.75 यानी कि 2 इयर्स। तो हम कितना दे सकते हैं, अगर 7 साल है, 7 साल से कम का केस बना यानी कि 5 इयर्स या 6 ईयर, तो उसको 1/4 दिया जा सकता है प्ली बार्गेनिंग में, यानी कि 2 इयर्स, मिनिमम 2 इयर्स तो दिया जाएगा। इसके बाद देखो बेटा, फिर आता है आपका मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस मैंने कहा था कि अभी इसको स्किप कर दो बेटा, मेंटेनेंस हमने हिंदू लॉ फैमिली लॉ में सेम पढ़ा था। मुझे क्या कराना है, डबल जियोपार्डी। क्लियर है संदीप, दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन में? जी सर। सो डबल जियोपार्डी कहने का मतलब है पर्सन इज नॉट हेल्ड लायबल। बताओ निकिता, एक बार आप बताओ। एक ही बंदा हाँ, सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। सो इसमें देखो आप, अब नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कहने का मतलब है जैसे कि मैंने कोई ऑफेंस किया, अब सपोज संदीप मैंने छोटी सी चोरी की है, तो उस चोरी के लिए मुझे कितने महीने की जेल होगी, 6 महीने की। अब उस 6 महीने की जेल में मुझे ये नहीं कहा जाएगा तो मुझे इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर मुझे फाइन देना होगा, ये नहीं कि मुझे दोनों ही देने, ठीक है ना। तो इस केस में डबल जियोपार्डी आपका ये तो नहीं हर जगह होता है। मेंशन होता है कि या तो जेल या क्या दो बेटा? या दोनों हो सकते हैं। हाँ तो उसी में प्रोविजन डबल जियोपार्डी अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। सो सर इसका बेसिकली सर हम डबल जियो, एग्जांपल हाँ ऐसा ले सकते हैं, क्या जैसे बोलो? चालान है मेरा, एक दिन में हेलमेट का जो मेरा चालान लगा 1000 रुपीज, हाँ तो हाँ वेरी मुझे गुड, हाँ मैं पूरा समझ दिन, गया। हाँ पूरा दिन मुझे सेम हाँ हाँ ऑफेंस करेक्ट के है, लिए चालान करेक्ट, नहीं लग सकता। सही है, वेरी गुड एग्जांपल।
तो डबल जीओपार्डी का संदीप ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि सर सपोज दैट मेरे ऊपर एक चालान, मैंने हेलमेट वियर नहीं किया था, तो 1000 का मैंने चालान पे कर दिया। सो उसमें संदीप मेरे पास एक पक्का कागज रिसीव होना चाहिए, नहीं कि मैंने एक तरह से उसे घूस दे दी 500 की। अब मैंने 1000 का चालान को डिडक्ट करा दिया, वो 1000 के चालान से मैं बिना हेलमेट के पूरा दिन घूम सकता हूँ। ठीक है ना? तो ठीक है ना, तो ये आपका डबल जीओपार्डी में हो गया। So basically, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. अब इसमें कोई भी पर्सन एक्यूज नहीं किया जाएगा किसी ऑफेंस के जो विटनेस है अगेंस्ट हिमसेल्फ। क्लियर? इसके बाद देखो डबल जीओपार्डी को क्या बोला गया, प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट trying him for the same offense more than once if he is convicted or acquitted for the same. So basically डबल जीओपार्डी आपको एक ऐसा लॉ जो प्रोटेक्शन देता है एक पर्सन को सेम ऑफेंस को, मतलब पनिशमेंट सेम हाँ, पनिशमेंट 2 बार बचने के लिए। ठीक है ना? So डबल देखो आप, डबल जीओपार्डी प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ द सेम ऑफेंस twice, but it does not apply to the cases where the commission of two offense of two ingredients, that is two offense of different nature. क्लियर है? अब इसमें कौन से नहीं हो सकते, जैसे सेम ट्रैफिक चलान के देखते हैं, हमने रेड लाइट भी जंप कर दिया और आपका हेलमेट भी नहीं पहना, तो इसमें डबल जीओपार्डी आपका अप्लाई नहीं होता। ठीक है ना? जब टू डिफरेंट नेचर के क्राइम हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है संदीप? यस सर। हाँ, ठीक है। आज मुझे लगता है अभिषेक चला गया उधर। नहीं संदीप बेटा, आप कितने दिन के लिए गए थे महाकुंभ? सर 2 डेज के लिए गया था, अयोध्या भी गया था और कुंभ भी गया था, प्रयागराज। सही है बेटा, अच्छा है बेटा, घूम के आ गया। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो बेसिकली देखो डबल जीओपार्डी में अगर एक पर्सन अगेन चार्ज किया जाता है सेम ऑफेंस के, तो एविडेंस प्लेस बिफोर द कोर्ट विच शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। अगर मान लो किसी एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से चार्ज किया गया, तो एविडेंस को प्लेस किया जाएगा बिफोर द कोर्ट विच शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली, जो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाए। क्लियर? सो बेटा हमने डबल जीओपार्डी पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था इसके पहले? प्ले बार्गेनिंग कवर अप कर लिया था। अब प्ली बार्गेनिंग के बाद देखो अब आपका आता है मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी। सो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये भी इसमें तो सेक्शन 1 वही क्या वाला है, बेटा? डाइवोर्स वाला ही है हाँ ना? सेम, हाँ सेम है बेटा, हिंदू लॉ से रिलेटेड है। जो हिंदू लॉ हमने फैमिली लॉ में पढ़ा था एलएलबी फर्स्ट ईयर में, सेम का सेम है, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ उससे। ठीक है ना? ज्यादा समय लगेगा। So Section 125 of Criminal Procedure Code 1973 provide the maintenance for wife, children and parents. So basically it is a secular in nature, secular यानी कि adopted by all religion, including Muslim also. Both हाँ, हिंदू और मुस्लिम दोनों को पढ़ा था ना। It is not, it does not apply to any particular region or sector, but to all individually equally irrespective of their religion. अब इसमें देखो आप सबसे पहले जो, अब इसमें बता रखे हैं, कैसे बता रखे हैं कि जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो ऑर्डर पास कर सकता है मेंटेनेंस टू अ पर्सन फॉर गिविंग अ मंथली अलाउंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब क्रिमिनल केसेस में जैसे सपोज कोई पर्सन है तो उसको मेंटेनेंस के लिए बोला जा सकता है। ठीक है ना? मंथली अलाउंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट। अगर अलाउंस का अमाउंट फिक्स नहीं होता तो वो सम एक मजिस्ट्रेट आफ्टर फैमिली की स्टेटस एंड कंडीशन देके डिसाइड किया जाए कि कितना मेंटेनेंस देना है। मतलब देना ही देना है। अब वो हमारे जैसे वाइफ भी कमा रही है, जैसे सपोज दैट वाइफ की हस्बैंड से ज्यादा सैलरी, तभी तो देना है। नहीं बेटा तब तो नहीं देना पड़ेगा, तब नहीं देना पड़ेगा, बट कई लोग करते हैं।
मेरी फैमिली में है, उन्होंने वो अच्छा खासा सैलरी कमा रही, बट स्टिल उन्होंने केस कर दिया। सर इसलिए ये कहा जाता है कि जो और करा है और हस्बैंड लोगों को मतलब सोशल मीडिया पे लोग पूरी पूरी दिखाने चाहिए कि हाँ उस बंदे ने ऑलरेडी उसको खुद जॉब लगवा दी जिसमें भी। नहीं देखो, जो दो तरह के मेंटेनेंस होते हैं शिवानी, एक होता है एल्यूमिनियम जिसे कहते हैं। सो एल्यूमिनियम में आपको या तो घर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप घर नहीं दे सकते, जैसे प्रॉपर एक फ्लैट या तो अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो एक प्रॉपर फ्लैट दे दो। सारे एडवोकेट फ्लैट के लिए मना करते हैं। फिर एक मंथली पेमेंट होता है। मंथली पेमेंट जैसे आप मिडिल क्लास है तो मंथ कितना होता है, मिनिमम 10,000, ठीक है ना, महीने का 10,000। वही तो मैं बोल रही हूँ, बट ऑलरेडी अगर कमा रही है तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, तब नहीं मिलता सेंस ही नहीं, बट स्टिल वो अभी भी केस करवा रहा है। मैं तो लूंगी, मेरी सैलरी मैं तो अपने लिए कमा रही हूँ ना। तो एडवोकेट से डिसाइडेड होता ना बेटा, ठीक है ना। अच्छा खाता है तो वो बोला मैं दिला दूंगा। अब देखो आप, जोगिंदर वॉइस आ रही है आपको? जी सर। ठीक है बेटा, आज हम वीडियो से अटैच हो रखे हैं, ठीक है ना। आपको स्क्रीन में वीडियो भी दिख रही होगी, ठीक है। जी जी तो पिछली सर। क्लास का कुछ आइडिया है कि क्या क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? है जोगिंदर, हमने बेटा बेसिकली अभी तक 4 चीजें कवर अप कर ली। एक तो कॉन्ट्रैक्ट 2, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। LLB सेकेंड ईयर में कठिन है, मार्क्स लाना जल्दी स्कोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो हमने 4 बुकें कर ली थी। बताएंगे शिवानी आप कौन कौन सी 4 बुकें कवर अप कर ली हमने? हाँ, और प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, और प्रॉपर्टी लॉ, CPC कवर, प्रॉपर्टी कवर, कॉन्ट्रैक्ट कवर। और क्रिमिनल आज कोशिश करते हैं कंप्लीट, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में आधी मतलब वहाँ 1 आवर क्लास में खत्म करके लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्ट कर देंगे। लॉ ऑफ एविडेंस के बाद टैक्सेशन लॉ कराऊंगा, इजी करा दूं। पहले मैं ऐसा करूंगा, लॉ ऑफ एविडेंस कराऊंगा, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज है ये इजी है, काफी हद तक इजी है, ये आपने पढ़ भी रखा है कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ एविडेंस ना कराऊं, ठीक है ठीक। बताओ संदीप। बताओ संदीप, क्या कराना है? लॉ ऑफ एविडेंस कराऊं बेटा, इसके बाद क्या आपका ये करना है, बोलो। सर जो बच्चे कह रहे हैं वो करा दो। ठीक है बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज करेंगे हम, ठीक है ना। सो मेंटेनेंस में देखो आप, मेंटेनेंस में हमने क्या पढ़ा? मेंटेनेंस जो हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था, फैमिली लॉ में, सेम मेंटेनेंस आपका प्रोवाइडेड है क्रिमिनल CRPC एक्ट में, ठीक है ना। अब ये CRPC 125, अगर हम हिंदू लॉ में जाए तो 125 हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो। So basically, maintenance to the wife, children and parents है ये section 125 secular है, यानी कि it is adopted to all religion, whether it is Hindu or Muslim. So first magistrate of first class. अब ये first class और second class होता क्या magistrate? बताएंगे शिवानी आप। magistrate of first class and second class आपको पता होना चाहिए। एक CRPC में आते हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। आए सन 7 ईयर एक्सपीरियंस जैसा नहीं ऐसे नहीं। जस्ट बताओ एक बार संदीप, आपको कुछ आइडिया, फिर मैं बताता हूँ। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, सर सुने हुए वर्ड बट एग्जैक्टली वो डिफरेंस क्या है वो नहीं पता। आपको पता है बेटा? मैंने पहली में यार पढ़ाया तो हम ध्यान नहीं आ रहा, पर पूछा मैंने इससे बताओ बेटा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास नहीं है। नहीं पढ़ना नहीं है तो मेरे पास यही तो है, एडिशनल चाहिए तेरी राइटिंग में समझना है।
JCM हम्म, है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये बेसिकली आपका ईयर से डिसाइडेड होता है, ठीक है ना, कि जैसे आपका हाई कोर्ट में जो रिटायरिंग जज है, ये जज है जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है। अब जैसे लोक अदालत हमने पढ़ा था LLB फर्स्ट ईयर में, आर्बिट्रेशन। सो लोक अदालत में क्या होते थे, सीटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। तो ये ईयर के हिसाब से डिवीजन होता है। इस ईयर के हिसाब से जैसे फर्स्ट क्लास में 5 ईयर और सेकंड क्लास में 7 ईयर, उसमें लिखा होगा नोट्स में पढ़ना है। दिखाओ एक बार। सर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट सीनियर हो गया? हाँ, वो नीचे से स्टार्ट सो बेसिकली देखो, ये जो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लासेस में बता रखा है कि इट कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 years और फाइन अप टू 10,000। यानी कि जो फर्स्ट क्लास है वो बड़ा है और सेकंड क्लास छोटा है। सेकंड क्लास कितना दे सकता है इम्प्रिजन, मतलब इनका डिवीजन। अब डिवीजन कैसे कहने का मतलब है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, देखना एक बार बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिवीजन होता है कि ये मजिस्ट्रेट ये केस लेता है, वुमेन हो गया, तो जैसे कोई वुमेन, तो वुमेन किसके पास जाती है, वुमेन मजिस्ट्रेट के पास। तो सेम आपका फर्स्ट एंड सेकंड बताया गया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितनी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, उससे अब वो नहीं दे सकता, 3 years और 10,000। और सेकंड क्लास कितनी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year और 5,000। क्लियर है ना? इसको लर्न करना है बेटा एग्जाम से। सर ये क्लियर है? डाउट है, हाँ बोलो बेटा। अगर हाँ संदीप। बस पावर नहीं है तो और केस चल रहा है, उसके बाद डिसाइड होगा ना उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो फिर केस हाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ संदीप। अब जैसे मैंने कोई क्राइम किया बेटा, ठीक है ना, अब देखो जो पुलिस ऑफिसर है, जैसे उनको नॉलेज होती है, वो एक छोटे से एडवोकेट के पास जाएंगे, तो एडवोकेट क्या करेगा, एक रूम का डिवीजन होता है कि फर्स्ट क्लास यहाँ बैठा है, सेकंड क्लास यहाँ बैठा है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पे बैठा है। तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, जैसे मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे साथ एक थीफ है, चोर है, 1 year का 5,000 लिखा हुआ। तो फर्स्ट क्लास देखो, अब जैसे मैंने छोटा सा क्राइम किया है, अब एडवोकेट कहता है कि इसको फर्स्ट ईयर की 1 year, 1 year, हाँ 1 year। नहीं, फर्स्ट क्लास की 3 year और 10,000, फर्स्ट क्लास की 3 years और 10,000, और सेकंड ईयर की 1 year और 5,000, 1 year 5,000। क्लियर? सो बेसिकली देखो आप, जैसे जो एडवोकेट है, और मेरा क्राइम, उसको नॉलेज है कि इस क्राइम की इसको इम्प्रिजनमेंट कितनी मिलनी चाहिए, तो फर्स्ट क्लास के पास ले जाएगा। फर्स्ट क्लास कितनी दे सकता है इम्प्रिजनमेंट, 3 years या फिर 10,000 का फाइन। सेम बेटा आपका सेकंड ईयर कितना दे सकता है, 1 year और 5,000। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे एक्सीड कर रहा है, देखो 3 years से एक्सीड कर रहा है, तो किसके पास जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। क्लियर है संदीप? सर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जूनियर हो गया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सीनियर हो गया, हाँ, और उसके ऊपर हो गया फर्स्ट क्लास के ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो करेक्ट। जो भी केसेस है इनिशियली फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाते होंगे। हाँ बेटा, ओके सर। ठीक है ना। जी अब सर, थैंक सेकंड देखो, इनिशियल नहीं, जो एडवोकेट होता है ना, उसको नॉलेज होती है बेटा। आप एडवोकेट बनेंगे तो आपको नॉलेज आएगी कि मैंने ये क्राइम किया, तो इस आईपीसी के यू। तो तहत जो मुझे इस सेक्शन लगे क्राइम। होते होंगे उसके अकॉर्डिंग वो भेज देते होंगे ना, कौन हाँ कौन से हाँ सेक्शन हाँ, है। करेक्ट जी करेक्ट सर। करेक्ट है बेटा, करेक्ट। ठीक है, तो देखो आप, सो बेसिकली अगर अमाउंट ऑफ अलाउंस फिक्स नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, फैमिली के स्टेटस एंड कंडीशन को देखता है। अगर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस दिया हुआ है, तो जो पर्सन उसे रिफ्यूज कर सकता है, डिनाई कर सकता है, जैसे कि वाइफ, चिल्ड्रन या फिर पेरेंट। सो इसमें डिपेंडेंट्स लायबल रहते हैं टू बी मेंटेन बाय द पर्सन, किसके लिए, वाइफ, मेजर चाइल्ड, मेजर
minor child, major child, and parents. CM. A maintenance to the wife of a person who is not able to maintain herself. अब वाइफ को मेंटेनेंस कब देनी होती है? जब वाइफ खुद से अपने मेंटेन नहीं कर सकती है। अब वाइफ के टर्म में डाइवर्स वाइफ भी आ जाते हैं जिसने अभी तक दोबारा शादी नहीं की। अगर दोबारा से शादी कर लेते तो एक डिपेंडेंट हो जाती है सेकंड हस्बैंड पे, तो उसको मेंटेनेंस की देने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड बेटा पॉइंट क्या कह रहा है? अगर वाइफ अर्निंग है और अपना खुद से सफिशिएंटली ध्यान करे तो शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। यहाँ तक क्लियर है शिवानी? हाँ। अगर वाइफ खुद से अर्न कर रही है, ठीक है ना, तो वो किसी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर तू तो आगे अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं बैठ के पागल दिखाई मेंटेनेंस मिलता है अगर सो वाइफ एंड टाइटल, ये 4 पॉइंट में देखेंगे बेटा। वाइफ एंड टाइटल मिलेगी मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी लिव इन एडल्ट्री और रिफ्यूजेस टू रिसाइड विद हर हस्बैंड। अगर वो अपने अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, और एडल्ट्री हमने डाइवर्स का ग्राउंड पढ़ा था, मौज मस्ती, ठीक है ना, कि यानी कि एक रिलेशनशिप किसी सेकंड पर्सन के साथ चले। और इफ शी इज लिविंग विद सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ देम। अगर रिलेशनशिप नेचर ऑफ मैरिज में और एसेंशियल कैटेगरीज है मैरिज के फाइंड आउट, तो वुमेन लिविंग रिलेशन में लिविंग इन रिलेशनशिप कैन आल्सो क्लेम मेंटेनेंस। अगर वाइफ सरेंडर कर रहा राइट ऑफ मेंटेनेंस, तो मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर। क्लियर है? कोई डाउट है संदीप इसमें बेटा आपको? नो सर। बोलो। इसके बाद देखो आप, फिर मेंटेनेंस टू द माइनर, सो पर्सन जो आपका अंडर 18 इयर्स ऑफ एज का पर्सन लायबल रहेगा मेंटेन माइनर चिल्ड्रन वेदर लेगिमिटेट और इलेगिमिटेट। संदीप बताएंगे आप, लेगिमिटेट इलेगिमिटेट हमने पढ़ा था वर्ड, देखो चेक करो याद है किसी को? सर जिनके बताओ जो अपने फादर से हुआ है वो लेगिमिटेट हो गया, फादर डिसाइडेड नहीं है वो इलेगिमिटेट हो गया। A child which is born after the marriage is legitimate or before the marriage is illegitimate. तो हमने हिंदू लॉ में पढ़ा ही था, लेगिमिटेट हो या इलेगिमिटेट। लेगिमिटेट को तो ऐसे भी प्रॉपर्टी का पार्ट मिलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, बट इलेगिमिटेट की अपब्रिंगिंग होनी चाहिए। अपब्रिंगिंग यानी कि पालन पोषण किस में होना चाहिए? मेजर मेयर पेरेंट पे, ठीक है ना। इसके बाद देखो मेंटेनेंस टू द major child, a person is liable to maintain his major daughter not being married. After marriage के बाद husband guardian रहेगा wife का, but till the marriage he is the father of guardian and caretaker of the major girl. Father liable रहेगा maintenance of his major son only when he is mentally or physically abnormal in the condition where he is unable to maintain himself. For example, if he is paralyzed, he is deemed to be unable to maintain himself. क्लियर है यहाँ तक? मेजर में कब रहेगा? मेजर में मेंटेनेंस कब रहेगा? जब वो पर्सन फिजिकली मेंटल है, ठीक है ना, खुद को मेंटेन नहीं कर सकता है। संदीप क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। अब मेंटेनेंस टू द पेरेंट्स में देखो, एक लायबिलिटी है, ड्यूटी है पर्सन की टू मेंटेन हिज फादर और मदर इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अब बेसिकली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर एक्ट 2007 है, ठीक है ना। ये मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज पेरेंट्स करता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देमसेल्फ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, क्लियर है ना बेटा दोनों? अगर मान लो मेंटेनेंस फॉल हो रहा है टू गिव मेंटेनेंस, तो कोर्ट क्या कर सकता है? एक वारंट देगा पर्सन के लिए इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ। अब ये जो प्रोविजन है पनिशिंग है, आपने बताया कि मतलब वाइफ मेंटेनेंस नहीं दे सकते अगर वो कमाए, फाइल अगर फाइल कर दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट वाइफ का जो वो है बैंक स्टेटमेंट वो निकलवाए, सिक्योरिटी है उसमें, वो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा ना, ठीक है ना।
बस मेंटेनेंस हमने कर लिया, ठीक है ना संदीप। तो हमने प्ले बार्गेनिंग अच्छे से कवर अप किया, मेंटेनेंस अच्छे से किया, डबल जियोपार्डी, क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा इसके बाद आता है आपका डबल जियोपार्डी, हो गया आपका पूरा, ठीक है ना। इसके बाद ये आता है बेटा अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड बेसिकली एक टास्क है जो फुलफिल किया गया है। सो बेसिकली इट इज अ विटनेस टू द क्राइम विच इज कनेक्टेड विद द क्राइम बाय any unlawful act or omission with his active or inactive participation to the crime. Somehow or other she admit his or her active involvement in the crime. So बेटा एक तरह से अबेटमेंट में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अकॉम्प्लिश की बात की जाए तो अबेटमेंट में भी आ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये किसी पर्सन जिसने देखा, या एविडेंस भी हो सकता है। सो अकम्प्लिश को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? एविडेंस, क्लियर है ना, जिसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, क्लियर। बताओ संदीप, क्लियर है बेटा ये चीज जोगिंदर आपको? यस सर। अब इसके बाद देखो सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो बेसिकली मैंने आपको बताया दिया किससे रिलेट करता है, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से। सो इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट कर, इट टॉक्स अबाउट द अकम्प्लिश्ड विटनेस। अकॉर्डिंग टू इट, accomplice is a complaint witness against the accused person। ये देखो आप क्या accomplice को क्या अबेटर बोला है, मैंने अभी बोला अबेटमेंट, ठीक है ना, जिसके इन्वॉल्वमेंट होती है, साजिश होती है, साजिश करते थे। क्या बेटा? जो उकसाता है कुछ क्राइम करने के लिए। हाँ करेक्ट है। So basically principal accessory abeta person is somehow connected with the offense. An accomplished who is tender pardon gives evidence in favor of prosecution against the participation in the commission of the crime to properly call the approver। अप्रूवर कहने का मतलब है, अब जैसे कोर्ट ने, ठीक है ना, सम्मन ऑर्डर किया है किसके लिए? किसी रिलेटिव के लिए। अब जैसे घर में एक क्राइम हो रहा है और सास ससुर हो गया, उसको देख रहे हैं, तो सास ससुर को बुला के उसका अप्रूवल लिया जाएगा। जो अप्रूवर है, अप्रूवल मतलब अप्रूवल को जो अप्रूवर बोला जा रहा है, अप्रूवर वो अकम्प्लिश से एक कनेक्टेड वर्ड, क्लियर है ना यहाँ तक? नहीं आया सर में? अप्रूवल ऐसा समझ लो कि मतलब एक बताओ वैसे समझ गई मैं, वो वर्ड नहीं पकड़ पाई जो वर्ड होता है ना स्पेशली रजामंदी। नहीं, रजामंदी तो वो हो गई ना कि पार्टीज के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया तो बैठा के सुलह करा दी, वो हो गया ना रजामंदी। बट ऐसे भी सकते हैं इसको। बताओ बेटा संदीप, यह है समझ में आपको? जोगिंदर? जी सर। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो ये सेक्शन यूज नहीं करता वर्ड अकम्प्लिश बिकॉज इट डिस्क्राइब द वेरियस कैटेगरी ऑफ पर्सन टू व्हम पार्डन में बी टेंडर। सबसे पहले देखो आप इसको बस आप ये समझ लो, अबेटर अ पर्सन हु डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस टू व्हिच इंक्वायरी ट्रायल रिलेट्स। सो बेसिकली आपके इंग्लिश लॉ में एक पर्सन है जिसका पार्टिसिपेट नहीं है प्रिंसिपल ऑफेंस में, और एक रिसीवर है स्टोलन प्रॉपर्टी का चार्ज और थेफ्ट का अंगेज द अक्यूज। सो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? अबेटर बोलते हैं, क्लियर? बताओ बेटा, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है ना। मेरा फेस तो सही दिख रहा है सभी, बढ़िया दिख रहा है सर, मस्त है। यहाँ मतलब बाल तो दिख रहे हैं ना, कि बाल कटे हुए दिख रहे हैं? कोई नहीं बेटा, सही फिर बाल भी कम है चीज है। सो बेसिकली देखो आप, मजाक कर रहे थे। देखो आप पार्डन, जो पार्डन का मतलब क्या होता है संदीप आप बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय पार्डन? पार्डन, हाँ
पार्डन बोलते हैं बार बार, एक्सक्यूज सॉरी, एक्सक्यूज सॉरी जैसे, हाँ एक्सक्यूज, सॉरी, पार्डन मी, अच्छा, पार्डन मी, ठीक है ना। तो पार्डन कब कब दिया जाता है? टू ऑब्टेन द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हु मे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न विद द ऑफेंस। जब हमने कोई एविडेंस मिल गया है, ठीक है ना, किसी पर्सन का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? ऑफेंस से। अब इसमें हमने पढ़ लिया बेटा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं संदीप? जो फर्स्ट क्लास से ज्यादा इम्प्रिजन में देते हैं, यानी कि 3 ईयर और फाइन 10,000 से ज्यादा, इतना समझेंगे हम। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में 2 आते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है, नहीं पता होना चाहिए। और एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। इसके बाद देखो द ट्रायल ऑफ ऑफेंस में टेंडर पार्डन टू पर्सन ऑन द कंडीशन ऑफ हिज मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर of the whole circumstances within knowledge related to the offense. क्लियर है ये चीज? अब ये बेसिकली अप्लाई किसमें करता है? कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ स्पेशल जज में। अब ये बेसिकली एक्सटेंड किया जा सकता है 7 ईयर और विद मोर देन सीवियस सेंटेंस। So basically every magistrate who tender a pardon, his reason for doing so, जो कर रहा है उसका रीजन देना चाहिए उसे। टेंडर एक्सेप्टेड है या फिर नहीं एक्सेप्टेड है पर्सन से जो मेड किया गया एप्लीकेशन मेड बाय द एक्यूज, फर्निश्ड विद अ कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड shall examine a witness shall be deemed in the custody. क्लियर है अभी संदीप ये चीज? बताओ बेटा। जी सर। इसके बाद देखो हम कुछ वर्ड पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब पिछली क्लास में हम मुझे बताएंगे, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रुको। अपील कितनी तरह की होती थी? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अपील। बताओ बेटा। ये लो मैं अपील में भी आ गया। इसमें अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन दोबारा से आ रखा है। बस सेक्शन शायद से अलग हो सकते हैं, सेक्शन पढ़ के चले जाना। इनको दिखा देता हूँ सेक्शन नीचे। ये देखो बेटा, जैसे एक बात देखेंगे संदीप हम, जैसे आपको जो ब्लू में सेक्शन दिए गए, ब्लू में दिख रहे हैं सेक्शन 261, तो जो ब्लू के निकिता दिख रहा है पढ़ के अच्छे से जाना। जैसे 261 हो गया, प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट 265 है, रेफरेंस, रिव्यू, ठीक है ना। तो भाई करने पड़ेगी ना बेटा। समन देखो, समन एंड वारंट 261 से 69, 71 से 81, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, तो बताओ बेटा अपील कितनी तरह की होती थी? बोलो बोलो संदीप। पिछली क्लास में हमने किया था अपील। सर 4 टाइप्स की। हाँ वेरी गुड, 4 टाइप्स की। अब नाम बताएंगे आप। बताओ बताओ। बोलो संदीप। सबसे पहले कौन सी अपील होती थी? आज नहीं आ रहा सर। अब फर्स्ट अपील, ओरिजिनल अपील, फिर सेकंड अपील, फिर हाई कोर्ट एंड लास्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? सो फर्स्ट अपील किस में होती थी? सबऑर्डिनेट कोर्ट में। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो अपील है उसका कोई, देखो आप, अपील इन द कोर्ट ऑफ सेशन। सो मैं कहना चाहूंगा, देखो अपील तो सेम है, जो सीपीसी में अपील पड़ा और सीआरपीसी में, दोनों सेम, मीनिंग दोनों का सेम है, बट एक डिफरेंट टर्म्स में। कैसे? हमने जो फर्स्ट अपील पढ़ा था उसे सबऑर्डिनेट अपील कहते थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, यानी कि नॉर्मल कोर्ट का। और इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम नॉर्मल कोर्ट को क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं। तो फर्स्ट अपील क्या हुआ? अपील अब देखना पड़ेगा बेटा, अलग है, अलग ही है दोनों के, अलग है।
सो देखो आप, सबसे पहले अपील के कोई केस हम इंफीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। सो अपील इन द कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड आता अपील फ्रॉम द कन्विक्शन। तो ये चीजें अलग अलग, हाँ अलग है बेटा, बोल रहा हूँ मैं। जो रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन, ये तीनों सेम, बट अपील अलग है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है ना। सीपीसी का दिखाना एक बार निकिता, पहले देख नहीं सकता। इधर बेटा एक बच्चा है संदीप, जो नोट्स प्रॉपर बनाता है। मैं आखिरी में सारे नोट्स ले लूंगा बच्चे के, जैसे एलएलबी कंप्लीट होगी, ठीक है संदीप। तो इधर डाल देंगे ना, अगर किसी को थ्योरी नोट्स ऐसे चाहिए हो तो थ्योरी नोट्स ले सकता है, देख सकते हो आप। दिखा आपको? जी सर, अच्छे से बने बहुत। ठीक है ना। तो देखो आप, काइंड्स ऑफ अपील में बेसिकली जो अपील थे आपके सीपीसी में, एक तो ओरिजिनल डिग्री का था जिसे फर्स्ट अपील कहते थे। फिर सेकंड अपील का ऑर्डर अलग था, ये 96 से स्टार्ट थे। फिर अपील फ्रॉम ऑर्डर एंड द लास्ट वन अपील टू द हाई कोर्ट। तो सबसे पहले ओरिजिनल डिग्री का क्या अपील था, जो एक ओरिजिनल डिसीजन पे अपील होती थी। सेकंड अपील होती थी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो हम अपनी अपील हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। अपील फ्रॉम द ऑर्डर इज अ थ्योरी टर्म, जो एप्लीकेबल नहीं होता था, एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, बस पढ़ना था। ऑर्डर कहने का मतलब है कोई डिफेक्ट हो गया, इरेगुलरिटी हो गया, तो हमने अपील डाल दी। और लास्ट होता है अपील फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के, तो अपील कोई आपकी जजमेंट लाई फ्रॉम एनी जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। जो हाई कोर्ट के बाद कहा गई है सेकंड कोर्ट, सेकंड सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? सो अपील हमने सीपीसी इसको करके जाना है। 4 अपील थी सीपीसी में, ओरिजिनल डिग्री अपील, सेकंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर, अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। फ्रॉम होती है, मैं खुद समझ, इसको लर्न करना पड़ेगा बेटा। इसमें अलग है, सेक्शन भी अलग है, सेक्शन माइंड ना कुछ वो नहीं कर पाएगा, बट करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि बीच में तो बुक्स क्यों करवानी है ना, शांति। हाँ चलो ठीक है, आप निकिता की बात से मैं एग्री हूँ बेटा। हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट्स के नोट प्रिपेयर हैं, ठीक है ना संदीप। ऑलमोस्ट सारे नोट्स प्रिपेयर हैं। जो टैक्सेशन लॉ है बेटा, मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूँ। सो बेसिकली एक बच्चे ने पूरा न्यूमेरिकल नोट्स बना रखा है, वो कुछ 200 फर्स्ट पार्ट का, उसमें जीएसटी भी जुड़ा है। अगर जीएसटी आपको लेना होगा संदीप, तो आई विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा में जीएसटी भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पढ़ लेना। काफी कम कंसाइज नोट है, काफी सिंपल नोट्स है, जो मैंने खुद बनवाए, ठीक है ना। मैंने किसी ऑथर किसी की भी यूज नहीं किया, ठीक है ना। जो अभी एलएलबी थर्ड ईयर में, उनको भी मैंने यही नोट दिए थे, तो पढ़ के गए थे, तो इजी लगा। क्या क्या सर आपका संदीप थर्ड ईयर में सर हमारे पास और भी ऑप्शन होंगे ना, जैसे लेबर लॉज में जाना है या कुछ और? हाँ मैं बताऊंगा बेटा, अभी क्लास के एंड में बता वो दूंगा कि क्लासेस भी एलएलबी आप ही थर्ड ईयर में कराओगे? हाँ बेटा। अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट चूज करते हैं तो भी आप ही कराओगे? अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है संदीप, सब्जेक्ट एक ही है। जैसे सबसे पहले मैं कराता हूँ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बाद क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के बाद हम करते हैं बेटा आपका लेबर लॉ, लेबर लॉ के बाद करते हैं एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ के बाद हम करते हैं बेटा आपका लैंड लॉ, जो हम यूपी जितने एक्ट भी से, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं आप एलएलबी के, सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? सबसे तो हमारी उसमें बेटा स्पेशलाइजेशन कैसे ऑप्शनल, रहेगी? वो जैसे स्पेशलाइजेशन होती है ना, कोई लेबर लॉयर होता है, कोई कंपनी लॉयर होता है, तो आपको स्पेशलाइजेशन बार कैसे होती है? काउंसिल से नंबर लेने के बाद, बार चेंबर के बाद खुद से स्पेशलाइजेशन में जाना होता है संदीप, ओके, ठीक है ना। जैसे कोई उससे पहले सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं? सबके सेम होते हैं बेटा। आरसी की भी एग्जाम होती है क्या? जैसे आपका चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई ऑडिट टैक्सेशन में जाता है, जी, तो ही इज क्वालिफाइड द चार्टेड अकाउंटेंसी यस फाइनल एग्जाम। ही हैज यस द कोर नॉलेज ऑफ ऑल द फाइनल यस। रिलेटेड सब्जेक्ट। तो जब आप एडवोकेट बनने वाले, तो आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जी सर। ठीक है ना। जी सर। मैं एलएलबी थर्ड ईयर भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बल्कि इससे और अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, जी सर। ठीक है ना। अगर यकीन है तो बेटा यूट्यूब पे आप लेक्चर देख लेना। यस सर। हाँ
जैसे आरजे के भी एग्जाम होते हैं राजस्थान में और AIBE के भी एग्जाम होंगे, तो हमें स्टेट वाइज एग्जाम देने पड़ेंगे ऑल इंडिया के लिए? ऑल इंडिया ऑल देखो जो आपने डिग्री लिया ना वो एप्लीकेबल ऑल इंडिया के लिए। और जुडिशरी के एग्जाम बाद में All, लेंगे ना, हाँ, बाद में पहले तो ये बात लाइसेंस के लिए होगा ना, बस ठीक है ना। तो तुम्हारा ऊपर है, तुम स्टेट वाइज देते हो, स्टेट वाइज भी अगर तुम्हें करना है या फिर सीधा जुडिशरी के एग्जाम तो सीधा। तो देखो आप टाइप्स ऑफ अपील जो आपका संदीप थर्ड ईयर है LLB उसमें ऑप्शनल नहीं है, ये बेसिकली ऑप्शनल डिसाइडेड होता है। कैसे बेटा, जैसे आप सेकंड ईयर में हो संदीप, तो आपके पास जो नीतू मैम है वो मुझसे ही पूछते हैं कि सर बैंक तरफ से कराना है टैक्सेशन, तो सिंपल आई विल प्रीफर टैक्सेशन लो, क्योंकि देख बेटा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। बैंक ट्रस्टी में कुछ इतना खास है नहीं, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड इतना कुछ अच्छा रहेगा नहीं। मेरे हिसाब से डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स का लो, वो स्कोरिंग भी। तो मैंने तो नीति मैम को हर बार बोल रखा है कि मैडम टैक्सेशन लो, तो आपका जो एग्जाम होता है ना जब जाते हो आप उधर अपनी यूनिवर्सिटी में, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मथुरा में जब एग्जामिनेशन देने जाते हो जिस कॉलेज में, वहां पे जो एग्जाम पेपर आपको मिलेगा वो टैक्सेशन लॉ का ही मिलेगा, ठीक है ना। वो अलग बात है, जैसे कुछ कई अकेडमी के कई और बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो भीमराव अम्बेडकर से ही रजिस्टर्ड है, तो उनको बैंक तरफ से उन्होंने खुद से पढ़ा। पर बेटा मेरा मानना क्या है, देखो संदीप, मैंने भी कई लोगों से पूछा है, जैसे हम खुद से भी पढ़ते हैं तो हमसे जल्दी क्लियर हो नहीं पाता। अब हम क्लासेस ले रहे हैं, हमें नॉलेज होती है, हम टिक करके आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं यूजफुल रहती है बेटा वो चीज, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट्स माइंड में समझे ना? क्लियर हो जाते हैं ना। हाँ, बेसिक बेसिक कहने का मतलब अगर आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि आपके पूरे LLB जो थर्ड ईयर आपने पढ़ाई की उसमें क्या क्या चीजें पढ़ा। सिंपल सी बात है, आपको क्लासेस आपने नहीं लिया, आपको प्लांट नहीं पता, डिफेंडेंट नहीं पता, नॉर्मल एफिडेविट नहीं पता, प्ली बार्गेनिंग हो गया, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बेटा, नहीं तो कोई फायदा नहीं फिर करके। हाँ बेल अभी करेंगे। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको आज पूरा खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जो रहेगी 1 घंटे की उसमें जुवेनाइल जस्टिस करेंगे। थोड़ा बेटा मैं इस 4 सैटरडे थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। मैं नेक्स्ट जब मार्च आएगा ना, नहीं 1 घंटे के बाद बोलूंगा ना, थोड़ा सा सब्र रखा, इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूज लूंगा ना उसके बाद, समझ गया ना, नोट्स दे दूंगा मैं। 2 घंटे की होगी बट 1 घंटा हाँ, मैम के थ्रू नोट्स पहुंचा दूंगा इसके, ठीक है ना। वो कुमार की क्वेश्चन बैंक मैंने पहुंचाई दी, CPC की, CRPC की और पहुंचाता हूँ, ठीक है ना, पहुंचा दूंगा, ऐसे पहुंची नहीं, सिविल की पहुंची है। मतलब आप घर में बेटा कॉन्ट्रैक्ट बेशक मत पढ़ो और बेशक प्रॉपर्टी, पर सिविल और क्रिमिनल तो अच्छे से करो, बच्चे इसी में बैक लाते हैं, ठीक है ना। स्कोरिंग भी ना, ये नहीं फिर डुबा भी देगा, ऐसा हो सकता है। सर एक प्रॉब्लम है, हाँ, उस पे आपसे एडवाइस चाहिए थी। जो ये हाँ, अभी मैं नीतू मैम ने एक लिंक शेयर किया था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना, हाँ, तो मेरे सर नेम में मिसमैच है, मार्कशीट में संदीप कुमार है और डॉक्यूमेंट्स में संदीप कुमार नरूला है। हाँ, तो मार्कशीट में क्या आया था आप पहले बताएं। सर संदीप कुमार। तो वो सही है कि गलत है? सर संदीप कुमार नरूला होना चाहिए, लेकिन वो 10th की मार्कशीट में भी वही है, क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से वही करवा दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सर वो अभी मिसमैच आ रहा है ना, हो नहीं रहा है। जब मैं उसका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ना, उसमें आ रहा है, हाँ, एक बार उसमें बेटा एरर आ एकेडमी में रहा है। आ जाओ ना संदीप, एकेडमी में आके बात कर लो, जिस दिन आपका ऑफ है, जी सर। फरीदाबाद से ज्यादा दूर भी नहीं, द्वारका मोड़, ठीक है ना। तो मेट्रो से आप आ सकते हो, ठीक है ना, एक बार आके बात कर लो, ठीक है। तो बेसिकली अपील में सबसे पहले आता है कोर्ट ऑफ सेशन, इसको देखो ध्यान से करते हैं, इधर देखो आप। सो हमने जो फर्स्ट अपील क्या था CPC में 90, एग्जाम जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, जून से हो जाएंगे, मेरा टारगेट है बेटा मैं मई के एंड तक कोर्स करा दूंगा। कैसे? मार्च में हम कर देंगे क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और लॉ ऑफ एविडेंस कर देंगे। अप्रैल में पूरा टैक्सेशन लॉ ले जा सकता हूँ, ऐसे 3 क्लासों में करा दूंगा टैक्सेशन लॉ,
फिर आपका क्या रह जाएगा बेटा, ज्यूरिप्रिडेंस रह जाएगा, ठीक है ना, इसके अलावा तो कुछ रहेगा नहीं। सो ज्यूरिप्रिडेंस में हम क्या करेंगे, ज्यूरिप्रिडेंस पूरा का पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच है, शायद मैं नोट्स भी दे दूं, मैंने पिछली क्लास में यही करा था, ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे, 2 क्लासें रखेंगे, 2 से ज्यादा है। और टेंशन मतलब मैं सैटरडे कोशिश करूंगा कि मार्च में दोनों सैटरडे यूज कर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा इसमें। बस ये है कि ना जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए, समझता हूँ रिवीजन हो जाए, रिवीजन क्योंकि रिवीजन मेन से तो हमें पता रिवीजन, चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ सही पे बात है, क्या चल रहा है, अभी कुछ चीजें याद होगी नहीं होगी। रिवीजन तो एक मेन पार्ट है शिवानी, और आपने रिवीजन नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाती है एग्जाम में, आप पेपर देने बैठ नहीं सकते। अब रिवीजन करनी कैसे, ये भी गुड क्वेश्चन होता है। जैसे आपके घर में अगर प्रिंटर है, अगर प्रिंटर नहीं भी है तो यहाँ से कुमार की क्वेश्चन बैंक आती है छोटी छोटी, वो आप परचेज कर सकते हैं, उसमें टिक आप कुमार की क्वेश्चन बैंक, या फिर प्रिंट निकाल लो। अगर सपोज संदीप नहीं आ सकता तो जो कुमार की क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड होंगी उनका प्रिंट निकाल लो, उसमें पहले पेंसिल से टिक करो, फिर आंसर देखो, फिर उसे रब करके फिर दोबारा टिक कर लो, जितनी बार करोगे उतना सही रहेगा, ठीक है ना। सो अपील इन द कोर्ट ऑफ सेशन में सबसे पहले देखो, अपील हमने ये 96 पढ़ा था सीपीसी में सेक्शन, यहाँ क्या सेक्शन आपका 373। तो देखो आप अपील इन द कोर्ट ऑफ सेशन में, अपील आपका कोर्ट ऑफ सेक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर और रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ श्योरिटी। क्लियर है यहाँ तक। तो कोर्ट ऑफ सेशन में 2 केस आते हैं, या तो मैं पीस को की सिक्योरिटी एक पीस दे रहा हूँ, ठीक है ना, गुड बिहेवियर मतलब एक अच्छा बनने के लिए, सबसे पहले इसकी अपील हो गई। कहने अरे देखो ना, आप समझो कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होता है, अब मैंने अपील डाली, अपील का मतलब होता है अपील किसने डाली, डिफेंडेंट ने डाली। अब डिफेंडेंट क्या डाल रहे, यार मैं क्या करूंगा, एक सच्चा इंसान बना रहूंगा आगे चल, मैं कुछ गलत काम नहीं करूँ, तो वो क्या हो गया, अपील इन द कोर्ट ऑफ कन्विक्शन। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आ गया। दूसरा, आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट द श्योरिटी, ये क्या कहता है, या तो एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो श्योरिटी, ठीक है ना। श्योरिटी कहने का मतलब है कि मी माई सेल्फ विल बी अ गुड पर्सन, मैं कोई श्योरिटी नहीं देता, मैं खुद से एक गुड पर्सन नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। सो इट इज डिस्कस्ड इन अपील इन द कोर्ट ऑफ सेशन। अब आता है अपील फ्रॉम कन्विक्शन। सो अपील फ्रॉम कन्विक्शन में देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन अगर हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है, किसमें, कन्विक्शन अपील्स हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा ये सेम है आपका किससे, सेकंड अपील से सीपीसी में। सीपीसी में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसकी अपील नहीं हो पाई है, उसका सही से डिसीजन नहीं हो पाया, तो सेकंड हाई कोर्ट में अपील डाल सकता है। तो सेम अपील फ्रॉम कन्विक्शन में, कन्विक्टेड कोई पर्सन पाया गया है किसमें, कोर्ट ऑफ सेशन में, तो कोर्ट ऑफ सेशन को छोड़ के किसके पास जाता है, जा सकता है हाई कोर्ट के पास, ठीक है ना। तो कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेक्शन एक ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास करेगा ड्यूरिंग द ट्रायल, अपील होगी किसमें, हाई कोर्ट में। कोर्ट ऑफ सेशन एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन पनिशमेंट देगा कितना, 7 साल से ज्यादा। क्लियर है। सो द अपील फ्रॉम कन्विक्शन shall consist of imprisonment of more than 7 years। इसके बाद देखो, अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड पाया गया हाई असिस्टेंट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो अपील किसमें करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन। इसके बाद देखो, कोई पर्सन एग्रीड किया गया तो सेक्शन 325 और 360 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर है बेटा ये चीज। अब देखो आप ये, एक मिनट रुको, फोर्थ हो गया ना, एक मिनट, सब है ना बेटा इसमें, आपको नोट्स में सब मिलेगा, मेरी यही तो खासियत, तो मैं सारी चीजें डिटेल में बता देता हूँ। तो एक्सेप्शन टू द सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है ना, हंस क्यों रहे हो निकिता, क्या आवाज पढ़ा देता हूँ फिर। सो बेसिकली एक्सेप्शन, हाँ
अब बेटा देख मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो कराना ही पड़ेगा डिटेल में, साफ सीधी बात है, ठीक है ना। सर पेपर खोले देखा ना तो पता चला फिर क्या पढ़ाई। जो आप मुस्लिम लॉ कह रहे थे मुझसे कि सर मुस्लिम लॉ में सेक्शन तो बेटा एक ही आया था, क्यों झूठ बोल रहे थे? मुस्लिम लॉ में कहाँ सेक्शन था? मुस्लिम लॉ जो एलएलबी फर्स्ट ईयर, हाँ का। अच्छा संदीप, मुस्लिम लॉ में सेक्शन कितने थे बेटा एलएलबी फर्स्ट ईयर में? जो आपने मुस्लिम लॉ दिया था उसमें कितने सेक्शन आए थे? बताओ बेटा संदीप। संदीप है नहीं क्या जी क्लास? जी सर, जी सर। बताओ बेटा कितने थे एलएलबी फर्स्ट ईयर में, मुस्लिम लॉ में कितने सेक्शन थे? मुझे तो इक्का दुक्का दिखे थे बस 5-6, उससे ज्यादा क्या दिखे मुझे? मतलब एग्जाम में कितने नो सेक्शन आए थे आप ये पूछ रहे हो? हाँ एग्जाम पेपर में, एमसीक्यू पेपर में। सर याद नहीं है, लेकिन उसमें सेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं आए थे, इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। इजी था, वो डेरम वाले आए थे, रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन ये सारे पूछे थे। हाँ हाँ, वो सब चीजें थी सर इसमें। ठीक है ना, तो जी। सर मुझे एक वर्ड थे मतलब बहुत अजीब थे। आप ये देखो जो मॉन्गल थे ना वो बच्चे भी फेल हो गए। हाँ तो मुझे क्या ही करेगा बताओ। आपको कैसे बता बच्चे फेल हो गए थे? हाँ बताया है फ्रेंड्स ने ना वहाँ पे तो फिर पूछा कि तुम्हारे भाई क्या चला तो लैला गई थी ना तो शायद और मेरे कहीं है वहाँ से पढ़ के शनिवार वो बेटा कठिन है ना पढ़ाई, अब आगे चल के आप पढ़ाई करो तो चीजें तो कठिन होंगी, ठीक है। तो देखो आप, ये एक्सेप्शन टू 374, ये एक्सेप्शन किसका है बेटा? अपील फ्रॉम कन्विक्शन का, ठीक है ना। सो सेक्शन 375 क्या कहता है? कोई नो अपील इन सर्टेन केसेस वेयर द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, कोई भी अपील नहीं लिया जाता कुछ केसेस में जब पर्सन फाउंड होता है किसी गिल्टी का। सबसे पहले अक्यूज प्लीड गिल्टी एट द हाई कोर्ट, द कोर्ट टेक प्लेस प्ली ऑन द रिकॉर्ड एंड कन्विक्टेड द पर्सन, देन नो अपील शैल लाई। अगर अक्यूज को गिल्टी पाया गया हाई कोर्ट में तो कोर्ट क्या करेगा? प्ली रहेगा, रिकॉर्ड में कन्विक्ट करेगा पर्सन को और कोई भी अपील लाए नहीं होगा। अब अगर अक्यूज किया गया प्ली गिल्टी एट द कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट अपील फॉर द सेंटेंस इज अलाउड। अगर हाई कोर्ट के अलावा है, मैंने बताया ना बेटा, अपील फ्रॉम कन्विक्शन क्या कहता है? सबॉर्डिनेट यानी कोर्ट ऑफ सेशन से कोई भी अपील जिससे हम हैप्पी नहीं है, डिसीजन से, डिग्री से, तो हम अपनी अपील किस में डाल सकते हैं? हाई कोर्ट। अब देखो अदर देन हाई कोर्ट, अदर देन हाई कोर्ट है, अगर ये आपका कोई अपील आ रहा है, अगर अक्यूज फाउंड किया गया गिल्टी के एट द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में अगर प्ली गिल्टी किया गया तो कोई अपील नहीं होगा, ये एक्सेप्शन कहता है। अगर अदर देन हाई कोर्ट है तो अपील फॉर द सेंटेंसेस अलाउड, जो अपील होगा सेंटेंस के लिए वो अलाउड कर दिया जाए। इसके बाद देखो सेक्शन 376, कोई भी अपील इन नो अपील इन केस ऑफ पेटी केसेस। सो पेटी केसेस डिफर फ्रॉम द कोर्ट टू कोर्ट, फॉलोइंग आर कंसिडर्ड पेटी केसेस। पेटी केसेस जो छोटे छोटे केसेस होते, पेटी केसेस मिसलेनियस केसेस which are not related to death, imprisonment, life imprisonment or death penalty. So पेटी केसेस आपका सेक्शन 376 में आ रहा है, इसमें फाइन 1000, 2000, 200 ये देख सकते हो बेटा। संदीप मैं स्किप कर दूं इसे, सेक्शन 376 स्किप कर दूं मैं। इसके बाद देखो फिर आता है बेटा आपका स्टेट अपील। सो स्टेट अपील क्या होता है? सपोज कोई ग्राउंड इनएफिशिएंट, वही स्टेट अपील क्या है? अपील फ्रॉम ऑर्डर, जो इरेगुलरिटी के बिहाफ पे होता था अपील, याद आया? अपील फ्रॉम ऑर्डर सीपीसी का। सो जो अपील फ्रॉम ऑर्डर सीपीसी का था वही सीआरपीसी में सेम है, अपील अगेंस्ट सेंटेंस। सो बेसिकली कोई ऑर्डर सेंटेंस दिया गया गिवन बाय द टू द मजिस्ट्रेट, तो ये आपका कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। कोई ऑर्डर सेंटेंस गिवन है अदर कोर्ट में, तो बेसिकली अपील किस में होगा? हाई कोर्ट में। अगर कोई डायरेक्शन दिया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, so basically it is to be done by the Delhi Special Police Establishment or any other central agency. क्लियर है बेटा? बताओ।
संदीप क्लियर है ये चीज? जी सर। सर नई चीज भी ऐड हुई है ना शायद इसमें। इसमें क्रिमिनल वो LLB फर्स्ट ईयर में बेटा, BNS और BSS। BSS तो मतलब वो ही था पुराना, उसमें कुछ चीजें ऐड हुई ना, इसकी बात कर रही हूं। इसमें नहीं, हमारे बात इसमें नहीं। आप में नहीं बेटा, आप में नहीं। वो तो पता ही है। आप में हुआ क्या है देखो, मैं बताता हूँ। जो चाइल्ड के जुवेनाइल था ना, अब हमने क्या करा, मैं तो देख दोनों करा के गया। अब मैंने, मेरा चांसेस था कि 2015 पूछे। अब उन्होंने क्या करा, जैसे सेम कुछ सेक्शन थे वो 2000 के पूछ ले, तो बच्चा उसमें थोड़ा सा पजल है। ये चीज थी। कंटेंट सेम रहता है लॉ में, बस सेक्शन इधर उधर हो जाता है। इसके बाद देखो बेटा, अपील इन द केस ऑफ एक्यूटेल। एक्यूटेल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है या वैसे नाम होती है? क्योंकि अब तो फिर आगे अगर एग्जाम देंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में तो बाय करनी होगी एग्जाम, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि दूसरी वैलिडिटी? क्या बेयर है? अब क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ये तो अपने नोट्स के साथ फोटो दिखा दूं, स्क्रीन में फोटो दिखा। ये पूछ रहे कि यूनिवर्सल वाली नहीं है, अगर खुद से बाय करनी है, अगर स्टडी के पर्पस से, क्योंकि आगे एग्जाम में तो उसके लिए यूनिवर्सल बेस्ट रहेगी ना। जिनका येलो कलर कवर होता है ना, वो हाँ वही, जिनका येलो कवर होता है ना, नीचे लाल लाल होता है, पट्टी से पतली पतली से होती है, वो परचेज कर लो। आगे एडवोकेट की लाइफ में भी काम आते हैं। हाँ, मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। ऑनलाइन सस्ती पड़ जाएगी, महंगी पड़ रही है, वो 1400 की है सारी। हाँ, नौ है उसमें, न्यू अभी ऐड नहीं हुआ सीएनएस का वो वाले, तो वो सोच रही हूँ ले लूं तो बेस्ट है। बाहर से देखो तो 1000 की पड़ जाएगी, सेकंड है वो 1000। सेकंड हैंड पर न्यू कैसे मिलेगा? बस इसके बाद देखो, अपील इन द केस ऑफ एक्यूटेल। एक्यूटेल का मतलब क्या होता है संदीप, बताएंगे आप? एक्यूटेल का मतलब बेटा बोलो। नहीं पता सर। एक्यूटेल बेटा, एक्यूटेल जो तो डिस्चार्ज जो होने वाला है। जो जो दोषी है डिफेंड है ना, जिसपे वो क्राइम। डिपेंडेंट, हाँ डिपेंडेंट है, जो डिस्चार्ज हो चुका है। ओके। ठीक है ना, जो डिस्चार्ज हो रखा है किसी केस से। So basically in this section डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एम्पावर करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि फाइल अपील करेगा कोर्ट ऑफ सेशन फॉर द ऑर्डर ऑफ एक्विटल डन बाय द मजिस्ट्रेट इन द केस ऑफ कॉग्निजाइबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो बेसिकली इसमें जो ये जो अपील हो रहा है वो किस केस में हो रहा है? एक्यूटेल के केस में हो रहा है। सो इट इज डन बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट फॉर द अपील और रिवीजन। ये रिवीजन के केसेस में होता है बेसिकली। सो बेसिकली कोई भी रिवीजन करना है तो इसमें कौन सा आ जाता है? अपील इन केस ऑफ एक्विटल आ जाता है। सो इट इज नोटेड दैट प्रायर परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट विल बी टेकन बिफोर फाइलिंग एन अपील एट द हाई कोर्ट। इसके बाद देखो, हाई कोर्ट एक स्पेशल परमिशन देता है अपील के लिए। कंप्लेनेंट एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ होना चाहिए फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अगर कंप्लेनेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो विद इन 60 डेट। अगर सच अपील रिजेक्टेड है तो कोई अपील बनेगा ही। इसके बाद देखो, अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन बाय द हाई कोर्ट। बेटा वो सेम है, अपील फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट में अपील नहीं हुई तो कहाँ जाएगी? फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में। इसको पढ़ने की इतनी खास जरूरत है। वो लास्ट में लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें बोला गया अगर हाई कोर्ट reverse an order of acquittal of the person convicted, he must sentence him to the death and life imprisonment or imprisonment for a period of 10 years or more. So basically इसमें अपील कौन सी होती हैं? जो 10 years से ज्यादा की होती है। लास्ट में आता है बेटा स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। सो बेसिकली राइट ऑफ अपील इन unappealable sentences of his co-accused and be given in appealable sentences.
मतलब जो नॉन अपीलर में अपील किया गया, ये क्या है, इसको स्किप कर सकते हैं हम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बेटा अभी संदीप हम डिस्कस करेंगे, सीपीसी में 4 थे, फिर से बताता हूँ। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल अपील। सेकंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर, इरेगुलरिटी का होता है, कस्टम के इरेगुलरिटीज का होता था। अपील फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ये 96 से डील करके 104 तक चलता था। अब आता है आपका सीआरपीसी। सो सीआरपीसी में कौन से थे? अपील इन द कोर्ट ऑफ सेशन, अपील फ्रॉम द कन्विक्शन, फिर बताओ बेटा अपील अगेंस्ट द, नहीं, देखो आप, अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन बाय द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। इसके बाद देखो अपील इन केस ऑफ एक्यूटल और अपील अगेंस्ट द सेंटेंस, जिसे स्टेट अपील कहते हैं। सो आपसे कोई पूछेगा आप क्या बताएंगे? अपील इन कोर्ट ऑफ सेशन, अपील फ्रॉम कन्विक्शन, स्टेट अपील और अपील अगेंस्ट, नहीं, अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, जो सुप्रीम कोर्ट में जाता था। तो 4 चीजें हमने पढ़ ली। क्या? अपील इन कोर्ट ऑफ सेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 326 से, 323 से, ऐसे नहीं, 373 से, ठीक है ना। इनके स्टार्टिंग सेक्शन लर्न कर लो बेटा, समझो आप जो सेक्शन आप लर्न करें ना, स्टार्टिंग वाले लर्न कर लो, एंड से कोई मतलब नहीं होता। इसका सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 373 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है? 394, 380 तक बेटा, 380 तक जा रहा है, ठीक है ना। सो बताएंगे संदीप, इसमें 4 अपील बताओ बेटा आप, 4 अपील निकिता बताएंगे आप, बताओ 4 अपील शिवानी। हाँ, अपील इन द कोर्ट ऑफ सेशन, अपील इन द, अपील फ्रॉम कन्विक्शन, स्टेट अपील, स्टेट अपील, अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट इन द सर्टेन केसेस। क्लियर? बताओ बेटा संदीप, क्लियर है ये चीज? अपील का टॉपिक अच्छे से? यस सर। सर इसमें भी हमें सीरियल वाइज जाना पड़ता होगा, पहले फर्स्ट अपील फिर सेकंड अपील? हाँ करेक्ट है, गुड क्वेश्चन संदीप का, कि सीरियल वाइज जाना पड़ता है। हाँ जी, आपका एमसीक्यू पैटर्न अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है, पर आने वाले 3-4 सालों में हो जाएगा कि एक सीरीज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेक्शन के साथ। जैसे मैथ्स का कॉलम नहीं आता कि सेक्स 261 किससे रिलेट करता है, फिर 380 किससे रिलेट करता है, 394 किससे रिलेट करता है, तो मेरे हिसाब से पूछने चाहिए, पर वो बहुत ज्यादा ही हाईटेक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा रेफरेंस एंड रिव्यू। सो रेफरेंस एंड रिव्यू बताएंगे अभी वो संदीप आप। रेफरेंस का मतलब क्या होता है संदीप? रेफरेंस एंड रिवीजन। रिव्यू भी तो पढ़ा था बेटा, तो बताओ, सेक्शन अलग है, कंटेंट सेम है। जैसे कई बार क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट सिविल सीपीसी में जिन्हें डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज होती है, तो एक हाई कोर्ट से परमिशन लेती है। हाई कोर्ट क्या देता है? एक लैंडिंग जजमेंट केसेस प्रोवाइड करता है, उस बिहाफ पे जजमेंट दी जाती है। सो बेसिकली आपका सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन में कई बार केसेस नहीं दिए जाते, जजमेंट नहीं दिए जाते, तो हम क्या करते हैं? हाई कोर्ट यानी कि सुपीरियर कोर्ट से कुछ लीडिंग जजमेंट केसेस का हेल्प लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस। क्लियर? अब रिवीजन क्या होता है? रिवीजन कहने का मतलब है, मैंने पहले अपील डाल दी, मैंने किस में डाली? अपील इन द कोर्ट। अब ये रिवीजन कहने का मतलब है, जैसे एक जज है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सो ये बेसिकली पर्सन है। अब ह्यूमन से गलती हो सकती है, तो क्या करा सकता है? उस चीज को रिवाइज करा सकता है या फिर रिव्यू करा सकता है। हम दोनों कंटेंट टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे। तो पर्सन अगर जज से गलती हो जाती तो उसको दोबारा रिव्यू करा सकते। किस केसेस में? अदर देन डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7, जो हमने प्ली बार्गेनिंग में पढ़ा। क्लियर है बेटा ये चीज? बताओ संदीप, क्लियर है ये चीज? बोलो बेटा। यस सर।
So basically देखो आप before sending a case to for reference to the high court, a lower court shall satisfy itself. क्या क्या satisfy करने? जो डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन हो, एक नेसेसरी क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मुझे इसका आंसर देना ही देना है। लोअर कोर्ट एक ओपिनियन में कि रेगुलेशन आपका इनवैलिड है, उनका रेगुलेशन इनवैलिड है, एक्ट इनवैलिड है। लोअर कोर्ट एक ओपिनियन में एक रीजन में है कि रेफर करे सेम टू द हाई कोर्ट फॉर द डिसीजन। ठीक है ना। इसके बाद देखो सेक्शन 395 सीआरपीसी ये कहता है कोर्ट ऑफ सेशन में रेफर टू डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट और क्वेश्चन और राइजिंग द केस बिफोर इट। सो बेटा आप इस चीज को पढ़ सकते हो, मैं कराऊं इससे संदीप की हो जाएगा। बताओ बेटा। पढ़ लेंगे हम सर। पढ़ लोगे ना। तो बेसिकली देखो आप हमने ये पढ़ लिया, आपका रेफरेंस कवर अप कर लिया और रिवीजन कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना। रिवीजन मिस्टेक्स होती हैं, कुछ मिस्टेक्स में रिवीजन लिया जाता है। इसके बाद देखो क्या ये जो ये सेक्शन है, क्या सर ये करना जरूरी है? इतना बेटा कोई जरूरी खास है नहीं, इसको ऊपर से देख लेना बस कि कौन सा सेक्शन है। मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉपी लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो, उनके सेक्शन लिखो, उनको अच्छे से लर्न कर लो तो जल्दी से याद हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका बेल। सो व्हाट डू यू मीन बाय बेल? संदीप बताएंगे आप बेल का मतलब क्या होता है बेटा? सर किसी को जमानत मिलना, बाहर जमानत पे बाहर वापस भेज देना। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मिल गया उसको केस से, सो उसको बेल कहते हैं। सो बेल में बेटा दो तरह की होती है, जैसे आपने बेटा संदीप आपने मुझे पिछली क्लास में बताया था सर, एक पेरोल टर्म होता है। पेरोल में क्या होता है, कोई घर में एक फंक्शन है, घर में बेटी की शादी है, बच्चे की शादी है, कोई रिचुअल फॉलो करना है, तो कोर्ट मुझे क्या करेगा, ऑर्डर देगा, मैं घर जा सकता हूँ, किसके, एक पुलिस कस्टडी में जा सकता हूँ। उसमें भी दो तरह की होती हैं, या तो पूरा रिचुअल फॉलो करके आऊं, पूरे 13 दिन के तेरह ही होती है, जो 10 ही तेरह ही होती है, या फिर 6 घंटे के लिए जाऊं, उस 6 घंटे में आना जाना दोनों इंक्लूड होता है। तो सेम आपका बेल एक टर्म होता है जिसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। वेरी इंपॉर्टेंट, अब वो हम पढ़ेंगे। क्या बेटा अभी संदीप? सर एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मेडिकल बेल। हाँ हाँ, संदीप और कह रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, मेडिकल बेल और जो सर पेरोल होता है वो भी इसमें होता है। हाँ पेरोल, एंटीसिपेटरी बेल, उसी को ही बोल। एंटीसिपेटरी बेल का दूसरा नाम। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके एग्जांपल में दिए गए हैं, सब में स्टार्ट करूं बेटा, ये टॉपिक मुझे कराने कराना आज। तो बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल देखो आप ध्यान से पढ़ते हैं। सो बेल क्या होता है? एंटीसिपेट देखो बेल, सॉरी, बेल के कुछ प्रोविजन है। बेल के प्रोविजन कहाँ से है? 436 से 450। क्लियर है यहाँ तक? सो बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है बेल के लिए। सबसे पहले क्राइम का ऑफेंस आपका सीरियस पनिश हो, तो चांसेस ऑफ सिक्योरिंग बेल आर लोअर, बट एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। नेचर ऑफ चार्ज आपका ट्रस्टवर्दी हो, पेनल्टी हार्श है, डेथ पेनल्टी, तो बेल मिलना मुश्किल होता है। एविडेंस पे डिपेंड होता है। रिस्क ऑफ एक्यूज पे होता है कि वो रनिंग नहीं, फ्राइड नहीं है, कि भाग नहीं गया, भगोड़ा नहीं है। ठीक है ना। प्रो प्रोलॉन्ग ट्रायल, प्रोलॉन्ग ट्रायल जो लंबे समय तक ट्रायल चलती है। ठीक है ना। अलाउइंग द पिटिशनर टू प्रिपेयर हिज डिफेंस, एक्यूज की हेल्थ, एज, जेंडर, फॉर एग्जांपल a person under the age of 16 or a woman or some who is ill or infirm may be free, उनको फ्रीड कर दिया जाता है। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द क्राइम, पब्लिक इंटरेस्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग क्रिमिनल एक्शन फॉलोइंग डेसिमेशन। ठीक है ना। अब कुछ बेटा स्टेजेस एंड टाइप्स है। सबसे पहला आता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसिपेटरी बेल। So anticipatory bail is discussed in section 438 of CRPC 1973. So basically anticipatory bail is filed before the arrest is made. In the term it is also known as pre-arrest bail. Anticipatory bail क्या होता है? आपका फाइल होता है अरेस्ट से पहले।
अब इसमें अक्यूज का अप्रोच किया जाता है हाई कोर्ट से फॉर द एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड, या आपका ग्रांट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अरेस्ट से पहले कैसे होता है, मतलब कैसे क्या सर ने बोला ना अरेस्ट से पहले होती है। अभी डिस्कस करते हैं, से निकिता करता हूँ नीचे। देखो आप सबसे पहले इसी में आ जाएगा आपका आंसर, possibility of applicant flee from justice whether the execution has been made with the object of injuring and humiliating the applicant by having him arrested, nature and gravity of execution और antecedent of applicant। antecedent of applicant कहने का मतलब है, देखो एंटीसिपेटरी बेल क्या है, सबसे पहले इससे एक स्पेशल लीव पिटीशन, एक बेल जारी किया जाता है। अब इस बेल में क्या होता है निकिता, जैसे एंटीसिपेटरी बेल है, मैं वो हूँ, मुजरिम हूँ, मुझे जेल की सजा होनी चाहिए, बट मेरे एडवोकेट ने कुछ ऐसा किया है कि मुझे को वो जेल में ना जाके मुझे फ्री कर दिया जब तक मेरी ट्रायल चल रही है, आगे समझ। तो उसे क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, या तो यानी कि कोर्ट के टर्म में तो मैं डिफेंडेंट हूं, बट इन पब्लिक टर्म्स आई गॉट एंटीसिपेटरी बेल फ्रॉम माय कोर्ट पर्सनल एडवोकेट, फ्रॉम माय पर्सनल एडवोकेट। क्लियर है ये चीज? संदीप क्लियर है बेटा ये चीज? इसमें पेरोल कैसे आएगा अभी सीखते हैं आगे, अभी आगे चलो सब पता चलेगा। जी सर। ठीक है संदीप। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, देखो बालचंद जैन केस में क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, कि जो पावर एंटीसिपेटरी बिल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मस्ट बी यूज्ड सेपरेटली यानी कि सेपरेटली। दिस इज द पावर विच इज नॉट अनगाइडेड, मस्ट बी रीड विद द लिमिटेशन मेंशन इन द एक्ट। लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था बेटा हमने, याद है ना सीपीसी में, कि कितने ईयर्स तक का होता था। अब जो पिटिशनर है वो मेक आउट करेगा स्पेशल केस विच इज ग्रांटेड टू हिम, सबसे पहले यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो बेल ऑन अरेस्ट, अब बेल कब होता है, अरेस्ट के बाद होता है। जैसे कोई इल है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट कराने, तो बेल उसको मिल जाएगी। फिर आता है बेल फॉर कन्विक्ट। बेल फॉर कन्विक्ट क्या है, बेसिकली फाइल्ड पोज कन्विक्शन बाय द कोर्ट एंड अपील लाई अगेंस्ट द सेम। अब इसमें accused convicted by the court has preferred in appeal, so accused can apply to the appellate court for the bail। इंटरिम बेल आपका ऑनेबल जो सुप्रीम कोर्ट 2009 स्टार्ट हुआ था, ये इंटरिम बेल कब ग्रांट किया जाता है? सबसे पहले देखो शॉर्ट टर्म इंटरिम बेल, जैसे हम पेरोल की बात करते हैं संदीप, तो जो पेरोल में बेल दे रहे हो वो टेम्पोररी बेल है, यानी कि इंटरिम बेल। क्लियर है यहाँ तक? It is basically offered only temporarily or for a short period. It is issued while application for anticipatory bail or regular bail is pending in the court. वापस फिर उसको वहां जाना पड़ेगा। हाँ, so basically देखो आप, अगर आपका रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग है केस में, तो हम एक इंटरिम बेल डाल सकते हैं। अगर बेल टर्म एक्सपायर होता है तो ऑफेंडर विल बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट करा जा सकता है। देयर इज नो सेट प्रोसीजर फॉर कैंसलिंग इंटरिम बेल। क्लियर है यहाँ तक? मतलब एक मूल अधिकार, एक प्राइम राइट है कन्विक्ट अक्यूज पर्सन के पास, कि अगर उसका एंटीसिपेटरी बिल, सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल है जो बिफोर ट्रायल होता है, ठीक है ना, बिफोर ट्रायल आपको बेल मिल रखी है बाहर। अब इसके बाद देखो अगर रेगुलर बेल नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखो एक केस स्टडी बेटा आप पढ़ लेना इसको। फिर देखो कैंसिलेशन ऑफ बेल, तो व्हाट आर द टाइप ऑफ बेल, शिवानी आप बताएंगे कितनी तरह की बेल है अभी तक पढ़ी हमने? कौन सा सेक्शन? 437 बताओ। और बेल ऑन अरेस्ट, बेल ऑन कन्विक्ट, इंटरिम बेल, ठीक है ना, बस ये। अब बेल को कैंसिल कब कब किया जा सकता है? किसी एविडेंस को मैं फाड़ रहा हूं, खराब कर रहा हूं, डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, एक्यूज को अब्यूज किया गया फ्रीडम बाय एंगेजिंग सिमिलर इलीगल एक्शन, यानी कि एक्यूज को क्या करता है, एक्यूज ने फिर से कोई जुर्म कर दिया, छोटा सा जुर्म कर दिया, जेल में हाथापाई कर ली, मारपीट कर ली, अब्यूज कर दिया किसी को,
ऑब्स्ट्रक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में कोई बाधा डाल दी, कोई रुकावट डाल दी, थ्रेटन कर रहा है विटनेस को। इसके बाद हाँ, जो पॉसिबिलिटी एस्केपिंग टू नेशन एग्जिट कर रहा है। इसके बाद देखो आप, जो ट्राइज टू अवॉइड द डिटेशन बाय गोइंग अंडरग्राउंड, ट्राइज टू पुट हिमसेल्फ आउटसाइड द रीच ऑफ हिज श्योरिटी। अब श्योरिटी कौन है? घर वाला है, घर से दूर चला गया, कहीं जेल कूद दी उसने, ठीक है ना, या फिर उससे बात नहीं करना चाहता तो श्योरिटी एक एप्लीकेशन डाल देता है, तो उसकी बेल मुश्किल होती है कि बेल उसको नहीं मिल पाती है। अब क्या श्योरिटी में क्वेश्चन आता है, एडवोकेट होता है, यस एडवोकेट विल बी देयर और रिलेटिव आल्सो, पर फर्स्ट प्रायोरिटी एडवोकेट की होती है। हमेशा गवर्नमेंट वाले ही लेते हैं ना, ऐसे किसी को भी नहीं देते। नहीं, प्राइवेट भी हो सकता है। और कुछ अच्छा खासा कराओ तब गवर्नमेंट है। तब गवर्नमेंट। अभी बेटा आप बच्चे हो ना, अभी बहुत चीजें पढ़ोगे, जब एलएलबी थर्ड ईयर में जाओगे ना तो काफी सारी चीजें आएंगी। क्लियर है संदीप बेल? कोई डाउट है बेटा इसमें? क्लियर है सर। बोलो आप, क्लियर है? अब इसके बाद देखो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। सो बेटा ये बेसिकली आपका एक लास्ट स्टेप है, इसको कर देते हैं हम कवर, ठीक है ना। फिर आपका एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट स्टार्ट हो जाता है। सो मेरा क्वेश्चन है, क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अलग है और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अलग है? हाँ जी अलग है। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आपका सीआरपीसी में आता है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अलग चीज है, ठीक है। इसको मैं ना घर में अभी पढ़ने के लिए दूंगा ये प्रोविजन वाला, ठीक है। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही रखूंगा। अगर मैंने सैटरडे ली होती तो मैं पूरा कंप्लीट आज ही कर चुका होता है इसे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आप, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे बेटा हम, क्योंकि मैं थोड़ा सा होमवर्क दे दूंगा इसमें पढ़ने के लिए घर से। सो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जैसे एक्सटॉर्शन होता था प्रॉपर्टी में, विदाउट परमिशन मैं एंट्रेंस कर लेता हूँ किसी की प्रॉपर्टी में। ये हमने कहाँ पढ़ा था? टॉट में, इंग्लिश लॉ में, एलएलबी फर्स्ट ईयर में। So basically property or document which has committing an offense, कोई ऐसा property document जो offense में commit कर रहा है, property document जिसकी वजह से offense commit हुआ है, जो produce है before the court which are custody in the police। अब इसमें देखो प्रॉपर्टीज को कैटेगराइज किया गया, आर्टिकल फाउंड किए गए पर्सन में, जैसे कोई रिवॉल्वर हुआ, कोई वेपन हो गया, जिस जो हाँ इलीगल चीज हो गई। कुछ फाउंड हुआ है बेटा, suspicious circumstances with regard to commission of the crime, those which have allegedly stolen, जो आपका stolen हो चुका है। इसके बाद देखो सेक्शन क्लियर कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को जो डिस्पोज है, प्रॉपर्टी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल, प्रॉपर्टी इन रिगार्ड्स टू ऑफेंस हैज अकर्ड और व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। क्लियर? इसके बाद देखो इरेगुलरिटीज इन प्रोसीडिंग, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बस कवर अप करके चले जाना। क्या क्या इरेगुलरिटीज है? देयर आर 9 काइंड्स ऑफ इरेगुलरिटी व्हिच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 460 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो व्हाट आर द 9 काइंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने सर्च वारंट इशू किया है, ठीक है ना, 94। कोई ऑर्डर है 155, कोई होल्ड इंक्वेस्ट का कोई इशू प्रोसेस किया 187 में, कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस है, टू मेक ओवर अ केस है, टू टेंडर अ पार्डन है, टू रिकॉल अ केस, टू सेल द प्रॉपर्टी। सो बेसिकली इस प्रोसीडिंग में असाइड करते हैं। फिर 461 जिसमें मजिस्ट्रेट की कोई पावर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, सर्च वारंट हुआ है पार्सल में इन कस्टडी ऑफ द पोस्टल टेलीग्राफ, अथॉरिटी डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस, demand security for good behavior, cancel a bond to keep the peace, make an order for maintenance, make an order under section 133, tries for offender similarity, decides an appeal, passes and sentence, call, revise an order pass under 446. Such proceeding are called void. Void याद है शिवानी क्या होता था void? वर्डेबल। हाँ क्या होता था वही पूछा बेटा। सर एक
बताओ, अब एडवोकेट आप बन गए तो आपको भाई तो पता क्यों बन तो गए, एलएलबी 21 साल की तो बात है, बस बन ही गए ऑलमोस्ट। बताओ संदीप वॉइड की प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए बेटा, लॉ लॉ लैंग्वेज बता देता हूँ। संदीप वॉइस आ रही है आपको? जी सर। सो वैलिड क्या होता था? इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। वाइड क्या होता था? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वाइडेबल क्या होता था? एनफोर्सेबल बाय द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। तो एग्रीड पार्टी कौन है? जो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, डिस्चार्ज करता था, प्लांटिव जिसे कहते थे। क्लियर है ना आप? तो बता सकते हो। तो बेटा आज मैं इतना ही रखूं। संदीप आज की क्लास में इनफ रहेगा? जी सर। बोलो। आज की क्लास में अभिषेक नहीं है ना, मुझे लगता है अभिषेक भी गए होंगे कम, अभी सारे बच्चे ही जा रहे हैं लगभग। बेटा इसमें कोई डाउट है किसी का कुछ भी? सीआरपीसी में काफी चीजें हमने पढ़ी। सीआरपीसी में क्या क्या चीजें कवर अप की हैं, जैसे हमने सीआरपीसी में बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ट्रायल, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, सम्मन, वारंट, मजिस्ट्रेट ट्रायल जिसे कहते हैं। किसके नोट्स? पहले दिए तो थे सीपीसी में। नहीं वो नहीं, जो आप कह रहे थे ना कि इसमें काफी कम है, मैं एक दूंगा ज्यादा मैं देता हूँ अगली क्लास में, पक्का दे दूँ। हाँ अगली क्लास में पक्का दे दूँ, ठीक है। नहीं नहीं ध्यान रहता बेटा, और चीजों में भी पर्सन बिजी रहता है, ठीक है। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, ट्रायल समरी ट्रायल में कितनी इम्प्रिजनमेंट होती थी संदीप? समरी ट्रायल में बताएंगे बेटा कितने ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट होती थी? अप टू 2 ईयर्स, ठीक है। ट्रायल के बाद हमने क्या पढ़ा था? प्ले बार्गेनिंग, डबल जीओपार्डी, एनकॉम्प्लिश, ठीक है ना, बेल, टाइप्स ऑफ बेल, ठीक है ना, अपील। हाँ वेरी गुड निकिता, गुड आंसर, अपील। सो इसके नोट्स बना लो, ठीक है ना। जब हम लास्ट महीने रिवीजन करेंगे तो मैं यही चीजें आपको बताऊंगा बार बार, ठीक है ना। अपील हमने कवर अप कर दिया। अपील के बाद क्या आता है आपका? इरेगुलरिटी इन प्रोसीडिंग, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इसको स्किप कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट। इससे बेसिकली सेक्शन से रिलेट करता है जो आपके सेक्शन दिए गए, ठीक है ना। सेक्शन 1 से लेके आपके पास कितने सेक्शन है? ये 500 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मोटे मोटे सेक्शन करने, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ज्यादा सेक्शन को लर्न नहीं करना है, आप लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बेटा सीआरपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड में मेहनत स्टार्ट कर दो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और कोई डाउट है संदीप? बताओगे बेटा आप? हाँ सर। बोलो, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट बोलो नहीं बोलो बेटा। तो नोट्स आपको प्रोवाइड है, जो लॉ ऑफ एविडेंस के नोट है मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। लॉ ऑफ एविडेंस के लॉ ऑफ एविडेंस कराने की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज कर लेंगे और दो क्लास में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में, हाँ मैं समझ गया बेटा, आपकी बात से एग्री हूँ, आपका भी माइंड पजल हो गया होगा, ठीक है ना। मेरा भी कई बार हो जाता है। अभी जैसे हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में मुस्लिम लॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, एलएलबी थर्ड ईयर में हमारा चल रहा है एनवायरमेंटल लॉ, आज फिनिश करा दूंगा मैं पूरा। जो एलएलबी थर्ड ईयर उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर क्या आते हैं। फर्स्ट ईयर में तो ये है बेटा, अच्छी स्ट्रेंथ है, मैं कहूंगा कि 8 से 9 बच्चे आते ही आते हैं फर्स्ट ईयर में। अब इस बार का जो बच्चा आउटस्टैंडिंग, इस बार के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा, ठीक है ना। बट हमारे संदीप से कोई ज्यादा अच्छा नहीं होगा। क्यों संदीप? संदीप वॉइस आ रही है आपको? सर, सबको पढ़ाई करनी चाहिए, हमें तो जॉब करनी होती है, ये बच्चों को वर्क करना चाहिए।
सही बात नहीं है। चाहिए तो निकिता वगैरह। ठीक है, तो बेटा एक बार हम क्लास को आज वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना संदीप? ठीक है, जा सकते हो आप। थैंक यू सर, बाय सर। निकिता बुलाओगे, सर को बुला लो। ठीक है बेटा। हाँ हो गया। नहीं वो चल रहा था ना। अभी कर रहा हूँ।